नमस्कार मित्रों, मैं बालन सिंह स्वागत करता हूं कानपुर एजुकेशन हब पर। यदि आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें तथा ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर और कमेंट करते रहें। धन्यवाद। चलिए चलते हैं अपने टॉपिक की ओर। तो हम चर्चा कर रहे थे फार्म पावर की, और फार्म पावर में पिछली क्लास में हम लोगों ने कुछ फैक्ट के बारे में समझा था। अब उसी के आगे हम बात करें तो पिछली क्लास में मैंने एक बात की थी कि जो पवन चक्की होती है वह 32 किलोमीटर प्रति घंटे हवा वेग के बाद संचालित होती है। वहीं यदि आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि पवन चक्की कितने किलोमीटर प्रति घंटे हवा वेग के बाद संचालित होना शुरू हो जाती है, यानी कि पवन चक्की का संचालन स्टार्ट हो जाता है, तो जो पवन चक्की होती है वह 5 किलोमीटर प्रति घंटे हवा वेग तक तो स्थिर रहती है, लेकिन जैसे ही हवा का वेग 5 किलोमीटर प्रति घंटे से अधिक होता है तो वह संचालित होना शुरू हो जाती है, रोटेट होना स्टार्ट हो जाती है। और इस कंडीशन में ये रुक रुक कर रोटेट होती है। वहीं जब हवा का वेग 8 से 10 किलोमीटर प्रति घंटे होता है तो पवन चक्की लगातार रोटेट होना शुरू हो जाती है, और पवन चक्की 32 किलोमीटर प्रति घंटे के हवा वेग के बाद अच्छी तरह से कार्य करना शुरू कर देती है, और पवन चक्की द्वारा 32 से 37 किलोमीटर प्रति घंटे हवा वेग के साथ अच्छी प्रकार से कार्य किया जा सकता है। वहीं बात करें आगे तो बात करते हैं 6 सिलेंडर 4 स्ट्रोक इंजन का जो पावर स्ट्रोक होता है वह फ्लाई व्हील के प्रत्येक 120 डिग्री घूमने के बाद आता है। 6 सिलेंडर 4 स्ट्रोक इंजन का जो पावर स्ट्रोक होता है वह फ्लाई व्हील के प्रत्येक 120 डिग्री घूमने के बाद आता है। तो यहीं पर हम कह सकते हैं 6 सिलेंडर 4 स्ट्रोक इंजन का पावर स्ट्रोक फ्लाई व्हील के प्रत्येक 120 डिग्री घूमने के बाद आता है। क्या जो 6 सिलेंडर 4 स्ट्रोक इंजन होते हैं उनका जो पावर स्ट्रोक है वह फ्लाई व्हील के प्रत्येक 120 डिग्री घूमने के बाद आता है। वहीं बात करें आगे तो 4 सिलेंडर 4 स्ट्रोक इंजन का जो पावर स्ट्रोक है वह फ्लाई व्हील के प्रत्येक 180 डिग्री घूमने के बाद आता है। 4 सिलेंडर 4 स्ट्रोक इंजन का पावर स्ट्रोक फ्लाई व्हील के प्रत्येक 180 डिग्री घूमने के पश्चात आता है। तो यहीं पर हम कह सकते हैं 4 स्ट्रोक 4 सिलेंडर इंजन का पावर स्ट्रोक फ्लाई व्हील के प्रत्येक 180 डिग्री घूमने के बाद आता है। क्या 4 स्ट्रोक 4 सिलेंडर इंजन का जो पावर स्ट्रोक है वह फ्लाई व्हील के प्रत्येक 180 डिग्री घूमने के बाद आता है, और सिंगल सिलेंडर 4 स्ट्रोक इंजन का पावर स्ट्रोक फ्लाई व्हील के प्रत्येक 720 डिग्री घूमने के बाद आता है। तो यहीं पर हम कह सकते हैं सिंगल सिलेंडर 4 स्ट्रोक इंजन का पावर स्ट्रोक
फ्लाई व्हील के प्रत्येक 180 डिग्री घूमने के बाद आता है। क्या? प्रत्येक 720 डिग्री घूमने के बाद आता है। क्या? जो सिंगल सिलेंडर 4 स्ट्रोक इंजन होते हैं, इनका जो पावर स्ट्रोक है वह फ्लाई व्हील के प्रत्येक 720 डिग्री घूमने के बाद आता है। वहीं बात करें तो सिंगल सिलेंडर 2 स्ट्रोक इंजन का जो पावर स्ट्रोक है वह फ्लाई व्हील के प्रत्येक 360 डिग्री घूमने के बाद आता है। क्या? सिंगल सिलेंडर 2 स्ट्रोक इंजन का पावर स्ट्रोक फ्लाई व्हील के प्रत्येक 360 डिग्री घूमने के बाद आता है। तो यहीं पर हम कह सकते हैं सिंगल सिलेंडर 2 स्ट्रोक इंजन का पावर स्ट्रोक फ्लाई व्हील के प्रत्येक 360 डिग्री घूमने के बाद आता है। क्या? जो सिंगल सिलेंडर 2 स्ट्रोक इंजन होते हैं, उनका जो पावर स्ट्रोक है वह फ्लाई व्हील के प्रत्येक 360 डिग्री घूमने के बाद आता है। वहीं बात करें आगे तो लो स्पीड इंजन की जो गति होती है वह 350 आरपीएम से कम होती है। वहीं बात करें जो मीडियम स्पीड इंजन है, तो मीडियम स्पीड इंजन की गति 350 से लेकर 1000 आरपीएम के मध्य होती है तथा हाई स्पीड इंजन की गति 1000 आरपीएम से अधिक होती है। तो यहीं पर हम कह सकते हैं क्या? लो स्पीड इंजन की गति 350 आरपीएम यानी कि राउंड पर मिनट से कम होती है। क्या? लो स्पीड इंजन की गति 350 आरपीएम से कम होती है तथा मध्यम स्पीड इंजन की गति 350 से 1000 आरपीएम के मध्य होती है तथा हाई स्पीड इंजन की गति 1000 आरपीएम से अधिक होती है। क्या? जो लो स्पीड इंजन होते हैं उनकी जो गति होती है वह 350 आरपीएम यानी कि 350 राउंड पर मिनट चक्कर प्रति मिनट से कम होती है तथा मध्यम स्पीड इंजन की जो गति होती है वह 350 से लेकर 1000 आरपीएम के मध्य होती है और हाई स्पीड इंजन की जो गति होती है वह 1000 आरपीएम से अधिक होती है। अब बात करते हैं आगे। ज्यादातर ट्रैक्टर जो कि 1500 आरपीएम पर चलते हैं वह हाई स्पीड इंजन से लेस होते हैं। तो यहीं पर हम बात कर सकते हैं ज्यादातर ट्रैक्टर 1500 आरपीएम पर
1500 आरपीएम पर चलने वाले हाई स्पीड इंजन से लैश होते हैं। क्या? ज्यादातर ट्रैक्टर जो कि 1500 आरपीएम पर चलते हैं वह हाई स्पीड इंजन के द्वारा संचालित होते हैं, हाई स्पीड इंजन के द्वारा लैश होते हैं। अब बात करें आगे, तो जो ट्रैक्टर है, ट्रैक्टर इंजन का स्ट्रोक बोर अनुपात कितना होता है? तो ट्रैक्टर इंजन का स्ट्रोक बोर अनुपात 1 से लेकर 1.45 के बीच होता है। ट्रैक्टर इंजन का स्ट्रोक बोर अनुपात 1 से लेकर 1.45 के बीच होता है। तो हम कह सकते हैं ट्रैक्टर इंजन का स्ट्रोक बोर अनुपात ट्रैक्टर इंजन का स्ट्रोक बोर अनुपात 1 से लेकर 1.45 के मध्य होता है। क्या? ट्रैक्टर इंजन का स्ट्रोक बोर अनुपात 1 से लेकर 1.45 के मध्य होता है, या लगभग में कह सकते हैं, या लगभग 1.25 होता है। क्या? या लगभग 1.25 होता है। जो ट्रैक्टर इंजन होता है उसका स्ट्रोक बोर अनुपात 1 से लेकर 1.45 होता है, और यदि लगभग में बात करें तो ये लगभग 1.25 होता है। अब बात करें आगे, तो कार्बोरेटर टाइप इंजन का संपीड़न अनुपात कितना होता है? तो कार्बोरेटर टाइप इंजन का संपीड़न अनुपात 4:1 से लेकर 8:1 के मध्य होता है। तो यहीं पर हम कह सकते हैं कार्बोरेटर टाइप इंजन का संपीड़न अनुपात 4:1 से 8:1 के मध्य होता है। क्या? कार्बोरेटर टाइप इंजन का संपीड़न अनुपात यानी कि कंप्रेशन रेशियो 4:1 से लेकर 8:1 के बीच होता है। वहीं बात करें आगे, डीजल इंजन का संपीड़न अनुपात कितना होता है? डीजल इंजन का कंप्रेशन रेशियो कितना होता है? तो जो डीजल इंजन का कंप्रेशन रेशियो है वह 14:1 से लेकर 22:1 के मध्य होता है। तो यहीं पर हम कह सकते हैं डीजल इंजन का संपीड़न अनुपात यानी कि कंप्रेशन रेशियो संपीड़न अनुपात 14:1 से 22:1 होता है। 22:1 होता है। क्या? जो डीजल इंजन का संपीड़न अनुपात है वह 14:1 से लेकर 22:1 के मध्य होता है। लेकिन अभी तक जो एग्जाम हुए उनमें जब ये पूछा गया तो वहां पर जो संपीड़न अनुपात है 14:1 से लेकर 20:1 सही किया गया है। तो आप इन दोनों को याद रखिएगा। तो डीजल इंजन का संपीड़न अनुपात 14:1 से 22:1 होता है, या आपको वहां पर 14:1 से 22:1 ना दिया जाए और 14:1 से 20:1 दे दिया जाए तो वहां पर ये सही होगा। चलिए बात करते हैं आगे। तो क्या है, जो पिस्टन विस्थापन होता है उसे सख्त बैलून कहा जाता है। सिलेंडर में जो पिस्टन का विस्थापन होता है
उसे हम लोग स्वेप्ट बैलून कहते हैं। क्या? पिस्टन विस्थापन को स्वेप्ट बैलून कहा जाता है। क्या? जो पिस्टन का विस्थापन होता है उसको स्वेप्ट बैलून कहा जाता है। अब बात करें आगे, तो हाई स्पीड इंजन में पिस्टन की गति 300 से 500 चक्कर के मध्य होती है तथा इसके कार्य करने की जो दर होती है वह 75 किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड होती है। हाई स्पीड इंजन में पिस्टन की गति 300 से 500 चक्कर के मध्य होती है तथा इसके कार्य करने की दर 75 किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड के बराबर होती है। तो यहीं पर हम कह सकते हैं हाई स्पीड इंजन में पिस्टन की गति 300 से 500 मीटर प्रति मिनट होती है। हाई स्पीड इंजन में पिस्टन की गति 300 से 500 मीटर प्रति मिनट होती है तथा इसके कार्य करने की दर 75 किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड होती है। क्या? हाई स्पीड इंजन में पिस्टन की गति 300 से 500 चक्कर प्रति मिनट के मध्य होती है तथा इसके कार्य करने की जो दर होती है वह 75 किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड होती है। अब बात करते हैं आगे, तो क्या है जो सांकेतिक अश्व शक्ति होती है यानी कि इंडिकेटेड हॉर्स पावर होती है वह सभी सिलेंडरों के द्वारा पैदा होती है तथा इसका जो मेजरमेंट किया जाता है वह पिस्टन के हेड पर किया जाता है यानी कि पिस्टन के शीर्ष पर किया जाता है। तो हम कह सकते हैं सांकेतिक अश्व शक्ति सभी सिलेंडरों द्वारा पैदा होती है तथा इसे पिस्टन के शीर्ष पर मापा जाता है। क्या? सांकेतिक अश्व शक्ति सभी सिलेंडरों द्वारा पैदा होती है तथा इसे पिस्टन के शीर्ष पर मापा जाता है। क्या? जो सांकेतिक अश्व शक्ति होती है इंडिकेटेड हॉर्स पावर होती है वह सभी सिलेंडरों के द्वारा पैदा की जाती है और इसका जो मेजरमेंट किया जाता है वह पिस्टन हेड में किया जाता है। अब बात करें जो ब्रेक हॉर्स पावर होती है उसका मापन कहाँ करते हैं, तो ब्रेक हॉर्स पावर का जो मेजरमेंट है वह क्रैंकशाफ्ट पर किया जाता है। तो यहीं पर हम कह सकते हैं ब्रेक हॉर्स पावर यानी कि BHP यानी कि ब्रेक अश्व शक्ति का जो मापन है वह क्रैंकशाफ्ट पर होता है। तो यहीं पर हम कह सकते हैं ब्रेक हॉर्स पावर को क्रैंकशाफ्ट पर मापा जाता है। ब्रेक हॉर्स पावर को जो मेजरमेंट करते हैं वह क्रैंकशाफ्ट पर करते हैं। वहीं बात करें आगे तो पिस्टन के अंत तथा क्रैंकशाफ्ट के अंत के बीच की जो शक्ति ह्रास होती है उसे घर्षण शक्ति कहते हैं। क्या? पिस्टन के अंत तथा क्रैंकशाफ्ट के अंत के बीच जो शक्ति का ह्रास होता है, शक्ति का लॉस होता है, उसे घर्षण अश्व शक्ति कहते हैं। तो यहीं पर हम कह सकते हैं पिस्टन के अंत
पिस्टन के अंत तथा क्रैंक शाफ्ट के अंत के बीच शक्ति का ह्रास यानी कि शक्ति का जो लॉस होता है, घर्षण अश्व शक्ति कहते हैं। लॉस को घर्षण अश्व शक्ति यानी कि फ्रिक्शनल हार्स पावर कहते हैं। क्या? पिस्टन के अंत तथा क्रैंकशाफ्ट के अंत के बीच शक्ति का जो ह्रास होता है उसको घर्षण अश्व शक्ति यानी कि फ्रिक्शनल हार्स पावर कहते हैं, यानी कि FHP कहते हैं। अब बात करते हैं आगे। तो 2 स्ट्रोक इंजन में एयर टाइट क्रैंक केस होता है। यदि बात करें 2 स्ट्रोक इंजन में जो क्रैंक शाफ्ट होता है वह किस प्रकार का होता है, तो 2 स्ट्रोक इंजन में एयर टाइट क्रैंक केस होता है। तो यहीं पर हम कह सकते हैं 2 स्ट्रोक इंजन में एयर टाइट क्रैंक केस होता है। क्या? 2 स्ट्रोक इंजन का जो क्रैंक केस होता है वह एयर टाइट प्रकार का होता है। और डीजल इंजन की जो विशिष्ट ईंधन खपत है वह लगभग 0.2 किलोग्राम प्रति bhp प्रति घंटा होती है। डीजल इंजन की विशिष्ट ईंधन खपत लगभग 0.2 किलोग्राम प्रति bhp प्रति घंटा होती है। तो यहीं पर हम कह सकते हैं डीजल इंजन की विशिष्ट ईंधन खपत डीजल इंजन की विशिष्ट ईंधन खपत 0.2 किलोग्राम प्रति bhp यानी कि ब्रेक हार्स पावर प्रति घंटा होती है। क्या? जो डीजल इंजन होता है, डीजल इंजन की जो विशिष्ट ईंधन खपत है वह 0.2 किलोग्राम प्रति bhp प्रति घंटा होती है। और पेट्रोल इंजन की विशिष्ट ईंधन खपत लगभग 0.29 किलोग्राम प्रति bhp प्रति घंटा होती है। पेट्रोल इंजन की विशिष्ट ईंधन खपत लगभग 0.29 किलोग्राम प्रति bhp प्रति घंटा होती है। तो यहीं पर हम कह सकते हैं पेट्रोल इंजन की विशिष्ट ईंधन खपत 0.29 किलोग्राम प्रति bhp प्रति घंटा होती है। क्या? पेट्रोल इंजन की जो विशिष्ट ईंधन खपत है वह 0.09 किलोग्राम प्रति bhp प्रति घंटा होती है। अब बात करें डीजल इंजन का दिल या डीजल इंजन का हृदय किसे कहते हैं। तो डीजल इंजन का दिल या डीजल इंजन का हृदय ईंधन अंतःक्षेपण प्रणाली यानी कि फ्यूल इंजेक्शन सिस्टम या अंतःक्षेपण यानी कि इंजेक्शन और ईंधन पंप यानी कि फ्यूल पंप को कहते हैं। तो हम कह सकते हैं डीजल इंजन का दिल या डीजल इंजन का हृदय ईंधन अंतःक्षेपण प्रणाली यानी कि फ्यूल इंजेक्शन सिस्टम अंतःक्षेपण यानी कि फ्यूल इंजेक्शन और
और ईंधन पंप यानी कि फ्यूल पंप को कहते हैं। क्या? डीजल इंजन का दिल या डीजल इंजन का हृदय ईंधन अंताक्षेपण प्रणाली यानी कि फ्यूल इंजेक्शन सिस्टम, अंताक्षेपण यानी कि फ्यूल इंजेक्शन, और ईंधन पंप यानी कि फ्यूल पंप को कहते हैं। अब बात करें आगे तो 2 स्ट्रोक इंजन क्रैंक शेफ्ट के हर चक्कर के बाद शक्ति पैदा करता है। अब बात करें आगे तो 2 स्ट्रोक इंजन क्रैंक शेफ्ट के हर चक्कर के बाद शक्ति पैदा करता है। जो 2 स्ट्रोक इंजन होता है वह क्रैंक शेफ्ट के प्रत्येक चक्कर के बाद शक्ति को पैदा करता है। यहीं पर हम कह सकते हैं 2 स्ट्रोक इंजन क्रैंक शेफ्ट के प्रत्येक चक्कर के बाद शक्ति पैदा करता है। क्या? 2 स्ट्रोक इंजन क्रैंक शेफ्ट के प्रत्येक चक्कर के बाद शक्ति पैदा करता है। वहीं जो 4 स्ट्रोक इंजन है वह क्रैंक शेफ्ट के हर 2 चक्कर के बाद शक्ति पैदा करता है। तो यहीं पर हम कह सकते हैं 4 स्ट्रोक इंजन क्रैंक शेफ्ट के प्रत्येक 2 चक्कर के बाद शक्ति पैदा करता है। क्या? जो 4 स्ट्रोक इंजन होता है वह क्रैंक शेफ्ट के प्रत्येक 2 चक्कर के बाद शक्ति पैदा करता है और डीजल इंजन की तुलना में पेट्रोल इंजन की जो कार्य क्षमता होती है वह कम होती है। डीजल इंजन की तुलना में पेट्रोल इंजन की वर्किंग एफिशिएंसी कम होती है। तो हम कह सकते हैं डीजल इंजन की तुलना में पेट्रोल इंजन की कार्य करने की क्षमता यानी कि वर्किंग एफिशिएंसी कम होती है। क्या? डीजल इंजन की तुलना में पेट्रोल इंजन की जो कार्य करने की क्षमता है, वर्किंग एफिशिएंसी है, वह कम होती है। वहीं बात करें आगे तो 4 स्ट्रोक इंजन 2 स्ट्रोक इंजन की तुलना में आधी शक्ति पैदा करता है। जो 4 स्ट्रोक इंजन होता है वह 2 स्ट्रोक इंजन की तुलना में आधी ही शक्ति पैदा कर पाता है। तो यहीं पर हम कह सकते हैं 4 स्ट्रोक इंजन 2 स्ट्रोक इंजन की तुलना में 2 स्ट्रोक इंजन की तुलना में आधी शक्ति पैदा करता है। क्या? 4 स्ट्रोक इंजन 2 स्ट्रोक तुलना क्या? तो 4 स्ट्रोक इंजन 2 स्ट्रोक इंजन की अपेक्षा केवल आधी ही शक्ति पैदा कर पाता है। अब बात करें आगे तो जो 2 स्ट्रोक इंजन होते हैं वे हाई स्पीड इंजन होते हैं। वहीं जो 4 स्ट्रोक इंजन होते हैं वे कम, मध्यम एवं उच्च गति वाले इंजन होते हैं। 2 स्ट्रोक इंजन हाई स्पीड इंजन होते हैं जबकि 4 स्ट्रोक इंजन कम, मध्यम एवं उच्च गति वाले इंजन होते हैं। तो यहीं पर हम कह सकते हैं 2 स्ट्रोक इंजन हाई स्पीड इंजन होते हैं। हाई स्पीड इंजन
होते हैं, जबकि 4 स्ट्रोक इंजन कम मध्यम एवं उच्च गति वाले इंजन होते हैं। क्या 2 स्ट्रोक इंजन जो होते हैं वह हाई स्पीड इंजन होते हैं, जबकि जो 4 स्ट्रोक इंजन होते हैं वह कम मध्यम तथा उच्च गति वाले इंजन होते हैं। वहीं बात करें आगे तो 2 स्ट्रोक इंजन में तुलनात्मक रूप से 4 स्ट्रोक इंजन की अपेक्षा छोटे फ्लाईव्हील लगे होते हैं। 2 स्ट्रोक इंजन में तुलनात्मक रूप से 4 स्ट्रोक इंजन की अपेक्षा छोटे फ्लाईव्हील लगे होते हैं। तो यहीं पर हम कह सकते हैं 2 स्ट्रोक इंजन में तुलनात्मक रूप से 4 स्ट्रोक इंजन की अपेक्षा छोटे फ्लाईव्हील लगे होते हैं। क्या 2 स्ट्रोक इंजन में तुलनात्मक रूप से 4 स्ट्रोक की अपेक्षा छोटे फ्लाईव्हील लगे होते हैं, और 4 स्ट्रोक इंजन में क्रैंकशाफ्ट की जो गति होती है वह 2 स्ट्रोक इंजन की क्रैंकशाफ्ट की गति आधी होती है। क्या 4 स्ट्रोक इंजन में जो क्रैंकशाफ्ट की गति होती है वह 2 स्ट्रोक इंजन की क्रैंकशाफ्ट की गति आधी होती है। तो यहीं पर हम कह सकते हैं 4 स्ट्रोक इंजन की क्रैंकशाफ्ट की गति 2 स्ट्रोक इंजन की क्रैंकशाफ्ट की गति की आधी होती है। क्या 4 स्ट्रोक इंजन की क्रैंकशाफ्ट की गति 2 स्ट्रोक इंजन की क्रैंकशाफ्ट की गति की आधी होती है। तो चलिए आज की क्लास हम लोग यहीं पर समाप्त करते हैं, फिर मिलेंगे अगली क्लास में। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, बाय बाय।